फिर से एक बार गुरु स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रोविडेंट फंड के बारे में जानेंगे। प्रोविडेंट फंड क्या है, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है और इसके साथ जुड़े हुए काफ़ी सवाल है जिसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे प्रोविडेंट फंड के बारे में। चलिए, प्रोविडेंट फंड ये एक इंडिया का, भारत सरकार का एक नेशनल लेवल का सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। प्रोविडेंट फंड जो लोग सर्विस में हैं, जो लोग नौकरी में हैं, उनके लिए लागू किया जाता है। चाहे आप प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहे हैं या आप गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, ये स्कीम ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में लागू होती है। प्रोविडेंट फंड एक नेशनल एक्ट, पार्लियामेंट ने जो 1952 में एक नेशनल एक्ट बनाया था, उसके तहत पूरे देश भर में इसको लॉन्च किया गया था, इसको लागू किया गया था। तो ये इसका जो विस्तार है, इसका जो व्याप है, पूरे देश भर में है और इसके दायरे में, जो एक्ट के दायरे में जो लोग भी आते हैं, सभी को ये एप्लीकेबल है, सभी को ये लागू होता है, इसके बाहर कोई नहीं रह सकता है। और प्रोविडेंट फंड, जैसे हमने बताया कि केंद्रीय सरकार का एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, सामाजिक सुरक्षा स्कीम है और ये स्कीम भारत सरकार अपने EPFO डिपार्टमेंट के थ्रू पूरे देश में लागू करती है। नाउ प्रोविडेंट फंड में होता ये है कि आप किसी कंपनी में जब सर्विस करते हैं तो कंपनी एक पर्टिकुलर फंड है, वो PF में जमा करती है और उतना ही पैसा आपकी सैलरी से लेके उस आपके PF अकाउंट में जमा किया जाता है और एक निश्चित धनराशि जमा होती है आपके PF अकाउंट में और वो धनराशि आपको आपके रिटायरमेंट बेनिफिट के रूप में, आप जब रिटायर होते हैं तब वो आपको मिलती है। भारत में गवर्नमेंट की तरफ से जो PF डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रिटायरमेंट का जो आयु नक्की किया हुआ है, एज है, वो 58 ईयर्स है। तो आप प्राइवेट फर्म में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं, आप कर्मचारी किसी भी कंपनी के या भारत सरकार में या प्राइवेट में, आपकी रिटायरमेंट एज को 58 ईयर्स तक PF डिपार्टमेंट कंसीडर करता है। ये एक कानूनन प्रावधान है। EPFO, जैसे हमने बताया कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये PF प्रोविडेंट फंड का पूरा मैनेजमेंट करती है। उसका रेगुलेशन कैसे करना, उसका मैनेजमेंट कैसे करना और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी प्रोसेसेस हैं उसमें जो EPFO डील करती है। EPFO एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है और जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ये EPFO, ये प्रोविडेंट फंड के एक्ट जो है 1952 में जो बनाया गया था, उसके तहत एक अस्तित्व, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। EPFO का जो रेगुलेशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब हमारे जो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रालय है, श्रम और रोजगार मंत्रालय, उसके अंडर में ये पूरा डिपार्टमेंट आता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले कि हम प्रोविडेंट फंड के प्रावधान क्या है, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, उसमें जाए उसके पहले पूरा सरकारी जो ढांचा है थोड़ा उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि 1952 में EPFO एज ए सेंट्रल एक्ट, प्रोविडेंट फंड एक्ट को लागू किया गया था पूरे भारतवर्ष में। तो सबसे पहले आ जाता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसी का एक हिस्सा है सेंट्रल मिनिस्ट्री, केंद्रीय मंत्रालय, जो कि है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री।
उसके अंदर में एक अपेक्स बॉडी बनाया जाता है जिसका नाम है CBT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। और ये CBT PF डिपार्टमेंट के लिए ही बनाया जाता है, मतलब PF का मैनेजमेंट करने के लिए एक अपेक्स बॉडी बना है जिसका नाम है CBT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। अब सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का जो संगठन है या जो बोर्ड है उसमें जो सदस्य रहते हैं उसमें एक चेयरमैन होते हैं, एक वाइस चेयरमैन होते हैं और उनके साथ कुछ मेंबर्स होते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है डिफरेंट, हमारे जो स्टेट है राज्य है वहाँ से 15 रिप्रेजेंटेटिव को उस बोर्ड में लिया जाता है और 10 रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉय कर्मचारी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं CBT के अंदर में, और दूसरे 10 होते हैं कि एम्प्लॉयर, मतलब जो आपको नौकरी देता है, कंपनी व्यवस्थापन जो बोलते हैं या प्रबंधन होते हैं, उनके 10 रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। ये सभी मेंबर्स का बनके एक बोर्ड का चयन होता है, एक बोर्ड का गठन होता है जिसको CBT बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। और ये एक अपेक्स बॉडी है। उसके अंदर सेंट्रल PF कमिश्नर का भी एक अहम हिस्सा होता है, एक अहम भूमिका होती है। और उसके बाद आता है कि सेंट्रल PF कमिश्नर, और हर स्टेट के अंदर रीजनल PF कमिश्नर होते हैं, जो मेन सेंटर्स होते हैं या सिटी सेंटर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर होते हैं, वहाँ होते हैं रीजनल PF कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर रहते हैं। और असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे एक जो पूरा टीम रहता है PF ऑफिसर्स बोलते हैं या PF एनफोर्समेंट ऑफिसर्स। ये हो गई बात सरकार की, भारत सरकार की, जो पूरे PF के व्यवस्थापक मंडल के अंदर अपना हिस्सा है, अपना जो रोल प्ले करते हैं। दूसरा रोल आता है एम्प्लॉय, कर्मचारी, यानी आप जो कंपनी में काम करते हैं। 2 हिस्से हैं, एम्प्लॉय कर्मचारी काम करने वाले, और दूसरा है एम्प्लॉयर जो काम देते हैं कंपनी के अंदर, कंपनी के व्यवस्था मंडल, प्रबंधक, कंपनी के ओनर। तो ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का हिस्सा मिलकर PF कॉर्पस बनता है। अब PF जैसे मैंने बताया कि एक निश्चित धनराशि आपके PF अकाउंट में जमा की जाती है, उसका व्यवस्था करने के लिए एक PF डिपार्टमेंट होता है। आप समझेंगे कि PF डिपार्टमेंट का कंट्रीब्यूशन कैसे होता है। कर्मचारी है, जो भी एम्प्लॉय है, उसकी प्रति माह जो ग्रॉस सैलरी होती है उसका 12% डिडक्ट करके आपके PF अकाउंट में जमा किया जाता है। वैसे ही एम्प्लॉयर वो भी 12% PF डिपार्टमेंट में जमा करते हैं। 12% को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा है 8.33% जो कि जाता है एम्प्लॉय पेंशन फंड के अंदर, और दूसरा जो हिस्सा है 3.7% वो जाता है PF अकाउंट में। तो कुल मिला के 24% PF आपके PF अकाउंट में हर माह एवरी मंथ सैलरी के साथ जमा होता है। ये इसका जो कैलकुलेशन है आपकी ग्रॉस सैलरी है उसके ऊपर किया जाता है। ग्रॉस सैलरी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आपके जो सैलरी के कंपोनेंट है उसमें से HRA को एक्सक्लूड किया जाता है। ग्रॉस सैलरी के अंदर PF के कैलकुलेशन में HRA को कंसीडर किया नहीं जाता है। कैसे आप PF स्कीम का हिस्सा बन सकते हैं? हर कंपनी में PF डिपार्टमेंट के साथ आपके HR डिपार्टमेंट का एक बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड रोल होता है, एक तालमेल रहता है। तो आप किसी भी कंपनी में जब आप सर्विस ज्वाइन करते हैं या जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको जब आप ज्वाइन करते हैं उसी दिन आपको PF का नॉमिनेशन आपका भरवाते हैं।
जो कि आपके एचआर डिपार्टमेंट में आपके एचआर मैनेजर हो सकते हैं, आपके एचआर ऑफिसर्स हो सकते हैं, या आपकी कोई भी कंपनी के अधिकृत जो ऑफिसर है वो आपको पीएफ डिपार्टमेंट के बारे में, पीएफ स्कीम के बारे में समझाते हैं। और आपको अपना एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है जिसको बोलते हैं फॉर्म नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म नंबर 2, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होती है, आप पीएफ स्कीम के अंदर आप एंट्री कर रहे हो। समझेंगे कि पीएफ में एनरोल होने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। किसी भी कर्मचारी की मंथली ग्रॉस सैलरी 15,000 या उससे नीचे है, उस कर्मचारियों के लिए पीएफ स्कीम एक मैंडेटरी है, कंपलसरी है। आपकी जो महीने की ग्रॉस सैलरी है उसके अंदर जो पीएफ की बात करते हैं या पीएफ कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर से आपके एचआरए को एक्सक्लूड किया जाता है। उसको निकाल के जो भी आपका पर मंथ हर महीने का जो आपका ग्रॉस सैलरी रहता है वो 15,000 या उससे नीचे है, तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप प्रोविडेंट फंड स्कीम के सदस्य बने। लेकिन आजकल तो हर कंपनी इंडिया की बात करें तो हर कंपनी में प्रोविडेंट फंड एज ए स्कीम, आपका सैलरी अगर 15,000 से ऊपर ग्रॉस है तो भी आपको ये ऑफर किया जाता है। तो ये एक वॉलंटरी है, ऐसा नहीं है कि आप इसमें नहीं शामिल हो सकते, इसका हिस्सा नहीं बन सकते। लेकिन एक बार आपका सैलरी अगर 15,000 से ऊपर है और एक बार आपने पीएफ स्कीम में आपने ऑप्ट कर लिया है, या आप एक बार उसके अंदर एंटर होते हो, आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन एक बार उसमें डिडक्ट होना चालू होता है, उसके बाद आप उस स्कीम में से बाहर नहीं जा सकते। आपको कंपलसरी उसी स्कीम में कंटिन्यू करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको स्कीम से ऑप्ट आउट करना है, स्कीम से बाहर जाना है, तो आपके लिए दो प्रोविजन है। आप अगर एक कंपनी से अपना जॉब चेंज करके दूसरी कंपनी में जाते हैं, तब आपके एग्जिस्टिंग पीएफ स्कीम में से आप विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है रिटायरमेंट। आपका जब रिटायरमेंट एज होता है, 58 ईयर्स का आपका रिटायरमेंट एज होता है, आप वो सुपरएनुएशन अटेंड करते हैं, तो आप स्कीम से आउट हो सकते हैं। कंट्रीब्यूशन, ये हो गई बात पीएफ डिपार्टमेंट के कंट्रीब्यूशन की। अब आते हैं हम पीएफ डिपार्टमेंट में आप इस स्कीम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, आप इसके अंदर एंट्री कैसे कर सकते हैं। जब भी आप कोई कंपनी में अपना कार्यकाल शुरू करते हैं, अपनी जॉब शुरू करते हैं, तो डे 1 आपका जब ज्वाइनिंग होता है, डे 1 आप अपनी जो कंपनी में ज्वाइन करते हैं उसमें आपको एचआर डिपार्टमेंट आपका पूरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस कंप्लीट करता है। तो जब आपका ज्वाइनिंग हो रहा होता है, उसी दिन आपके एचआर मैनेजर, एचआर ऑफिसर्स या कंपनी के कोई भी अधिकृत अधिकारी है, वो पीएफ के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देती है कि ये पीएफ क्या है, कैसे होगा, और आपको फॉर्म नंबर 2 भरवाते हैं, जो कि आपका पीएफ में एंट्री फॉर्म है। फॉर्म नंबर 2 नॉमिनेशन फॉर्म है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्म नंबर 2 है, बहुत ही क्रिटिकल फॉर्म है, बहुत ही क्रिटिकल फॉर्म है। अगर आपने फॉर्म नंबर 2 ठीक से नहीं भरा है, तो उससे आपको आगे चल के आपकी पीएफ मैनेजमेंट में, पीएफ विड्रॉल में, या पीएफ की आपकी जितने भी प्रोसेसेस हैं उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि आप जब कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 2 दिया जाता है, नॉमिनेशंस। ये नॉमिनेशंस में क्या होता है, आपको अपना नाम लिखना है, आपका बर्थ डेट होता है, दूसरी डिटेल्स जैसे कि आपका परमानेंट एड्रेस है, आपकी डिटेल्स होती है, पैन कार्ड रिलेटेड डिटेल्स होती है, आधार कार्ड रिलेटेड डिटेल्स होती है, फैमिली मेम्बर्स की डिटेल्स होती है। ये सारी आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को उसमें आपको भरना होता है, आपको सब इनपुट देना होता है। और ध्यान रखिए कि आप फॉर्म नंबर 2 के अंदर जो इनपुट देते हैं
जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जो भी आप लिखते हैं, उसी को फाइनल समझ के आपका एचआर डिपार्टमेंट उसी इंफॉर्मेशन को आपकी पीएफ अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करके गवर्नमेंट को सबमिट करता है। तो आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ख्याल रखना है, आपको एक ध्यान रखना है, आपको बहुत ही अलर्ट रहना है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन अपने पीएफ डिपार्टमेंट को देना चाहते हैं, आप अपने पीएफ अकाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन दर्ज करवाना चाहते हैं, वो इंफॉर्मेशन सही तरीके से आपने भरी हो। आपका बर्थ डेट, आपका जन्म की तारीख आपकी सही होनी चाहिए। आपका आधार कार्ड, उसमें आपका नाम सही से लिखा होना चाहिए। आपकी पैन कार्ड डिटेल्स सही होनी चाहिए। आपके बैंक अकाउंट की जो भी डिटेल्स है वो सही होनी चाहिए। और ये सारी डिटेल्स आप जब देते हैं एचआर डिपार्टमेंट में एक प्रूफ के तौर पे, तो उसमें जो भी आपके नाम लिखे हैं वो नाम का स्पेलिंग, सरनेम, फादर्स नेम, ये सबके अंदर एक समान होना चाहिए। एक समान नहीं होगा तो उससे डिस्क्रिपेंसी क्रिएट होगी और आपको अपने पीएफ मैनेजमेंट में फ्यूचर में काफ़ी मैनेजमेंट के अंदर दिक्कतें आ सकती है, एरर्स आ सकती है। और उसके बाद आप जब करेक्ट करने जाएंगे तो वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, टाइम लेगा और उसके साथ जुड़ी काफ़ी परेशानियाँ ये आप सब अवॉइड कर सकते हैं। मतलब आप पहले से अगर अपना इनपुट सही दें, अपनी इंफॉर्मेशन सही दें। इसको मैं और भी डिटेल में इसीलिए समझा रहा हूँ कि ज़्यादातर कर्मचारी अपना इनपुट सही नहीं देने से पीएफ मैनेजमेंट में काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म के अंदर दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आप अपने पीएफ में किसको नॉमिनेट करते हो। खुदा न खास्ता आपको कुछ हो गया तो आपका जो पीएफ अकाउंट है उसमें एक कॉर्पस रहता है, तो वो कॉर्पस आपके बाद किसको मिलेगा। सपोज कोई एम्प्लॉय है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो कॉर्पस है वो उसके नॉमिनी को पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। वो सारे बेनिफिट उसके नॉमिनी को दिए जाते हैं। तो नॉमिनी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप एज ए कर्मचारी आप नॉमिनेशन में अपने पिताजी का नाम लिख सकते हैं, अपनी माताजी का नाम लिख सकते हैं, पत्नी का नाम लिख सकते हो। अगर लेडी एम्प्लॉय है तो अपने पति का नाम लिख सकते हैं। इस तरह से आप अपने पीएफ जो भी आपका कॉर्पस है, आपका जो धनराशि है, अगर खुदा न खास्ता आप नहीं रहे तो किसको मिलेगा जिससे उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल उनको कुछ सपोर्ट मिल जाए। नॉमिनेशन आपको सही से भरने हैं, परसेंटेज सही लिखने हैं। अगर आप अपने पिताजी को आपके कॉर्पस का 50% देना चाहते हैं, वो आपका एक शॉर्ट ऑफ बिल हो जाता है, तो आपको उनके नाम के सामने 50% क्लियर लिखना पड़ेगा। आप अपनी पत्नी को जो धनराशि अगर आप मिलेगी कितना मिलना चाहिए वो क्लियर लिखना चाहिए आपको। अगर आपने अपना नॉमिनेशन में अपने परसेंटेज ठीक से नहीं लिखे हैं, ठीक से आपने उसको डिफाइन नहीं किया है, तो आगे जाके इसके भी बहुत बड़े डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि एम्प्लॉय की डेथ के बाद फैमिली मेम्बर्स में डिस्प्यूट होता है कि ये पीएफ की धनराशि किसको मिलेगी। वाइफ, मदर, फादर, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं कि आपने अपनी पीएफ की आपकी जो धनराशि है उसके नॉमिनेशन में परसेंटेज स्प्लिट करके दे दें। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर, जब यंग एग्जीक्यूटिव्स ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी में और पीएफ डिपार्टमेंट का हिस्सा बनते हैं, तो होता है कि अनमैरिड होते हैं, उनकी शादी नहीं हुई होती है, बैचलर्स होते हैं, तो तब उन्होंने अपना नॉमिनेशन पिताजी माताजी के नाम पे लिख दिया। उसके बाद 2-3 साल के बाद उनकी शादी होती है, पत्नी का आगमन होता है अपने परिवार में, तब ये भूल जाते हैं कि उनकी पत्नी का भी उनके चीज़ लीगल है, तो उनका भी नॉमिनेशन में एक हिस्सा बनता है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि दोज हु आर बैचलर्स, उनका शादी होता है
तो नॉमिनेशन में आप अपनी पत्नी का अवश्य नाम दाखिल करें। उनको जो भी परसेंटेज आप चाहते हैं कि पीएफ का आपका नॉमिनेशन में उनका एक हिस्सा होना चाहिए, उसको क्लियरली डिफाइन करें। ये आप अपनी शादी के बाद अपनी एचआर डिपार्टमेंट में आपको जाके मिलना है और ये आपको उसमें सुधार करवाना है, और आपके एचआर डिपार्टमेंट उसी सुधार को आपके पीएफ अकाउंट के साथ लिंक करके उसको चेंज करके आपको दे देंगे। बात आती है कि पीएफ डिपार्टमेंट क्या इफेक्टिव है या इसमें बहुत वक्त लगता है या वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट होता है, वो पीएफ ऑफिसर्स के साथ बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता है, बहुत क्लोज कांटेक्ट में काम करता है, और उनका जो आपसी तालमेल होता है बहुत रेगुलर होता है। गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को जो अपना रोल प्ले करना चाहिए वो करते हैं। आपका एचआर डिपार्टमेंट आप जो भी इनपुट देते हैं उसको ट्रांसफर करता है आपके पीएफ अकाउंट नंबर में, या पीएफ के अकाउंट के आपके जो डिटेल्स होता है, मैं आपका जो पीएफ का मास्टर होता है उसमें करते हैं। जब आप किसी भी कंपनी में पीएफ डिपार्टमेंट का हिस्सा बनते हो तो आपको एक नंबर दिया जाता है जिसका नाम है UAN, दैट इज यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। अब ये UAN क्या है? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है आपका एक स्पेसिफिक आपका कोड बनता है। यूँ समझ लो कि ये आपका एक एम्प्लॉय आईडी है जो कि सिर्फ पीएफ डिपार्टमेंट ही जानता है, या पीएफ डिपार्टमेंट के लिए ही ये लागू होता है। तो आप अपने जितने भी पीएफ के आपके जो भी आगे के ट्रांजैक्शन करने हैं पीएफ डिपार्टमेंट के साथ, आपको अपना यूएएन नंबर डालना है, आपको यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, और आप ऑनलाइन ये यूएएन के का उपयोग करके आपका पीएफ बैलेंस कितना है उसको आप देख सकते हैं, आपका पीएफ ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी है आप अपने यूएएन को समझिए। आप ये भी समझने की कोशिश करना चाहिए आपको कि आप जब भी पीएफ के बारे में आपको कोई संदेह है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.epfo.com। अब ईपीएफओ एक दुनिया की सबसे बड़ी एक एजेंसी है जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम को चलाती है। हाँ, सबसे बड़ी इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इसके जो मेंबर्स हैं पूरे देश में वो बहुत ही बड़ी तादाद में है, और उसमें इसके अंदर जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका जो वॉल्यूम होता है वो किसी भी देश की कोई भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम आप ले लो उससे कई गुना ज़्यादा है। इस तरह से अपने देश की ये जो ईपीएफओ डिपार्टमेंट है वो पीएफ स्कीम को बहुत ही इफेक्टिव वे में और बहुत ही असरकारक तरीके से इसको लागू करता है। और अगर आप अपनी तरफ से जो भी अपनी जो आप इंफॉर्मेशन सही देंगे, जो आपका रिक्वायरमेंट है सबमिशन सही देंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जो पीएफ के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं बहुत ही क्विकली हो जाएंगे, और आपको उसमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा इसके बारे में आपको समय नहीं लगेगा। तो ये है पीएफ डिपार्टमेंट में आप कैसे हिस्सा बन सकते हैं, किस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सेंट्रल इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, जिसके तहत हर एम्प्लॉय को उनकी जो भी इनकम होती है उनका एक इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो अगर आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ऊपर हो रहा है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा पीएफ डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके पर आपका जो भी टैक्स स्लैब है 10% है, 20% है या 30% है, उस टैक्स को आपको भुगतान करना पड़ेगा। पीएफ में आपका एनुअल आपका इंटरेस्ट रेट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि साल 2020-21-22 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोविडेंट फंड पे 8.1% का एनुअल इंटरेस्ट डिक्लेयर किया है। ये टैक्स वाला जो नया स्कीम है वो भारत सरकार ने 1 अप्रैल
2022 से पूरे देश में इसको लागू किया है। तो 2022 के पहले जो भी आपका इंटरेस्ट जमा हुआ है उसके पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2022 के बाद आपका पीएफ का कंट्रीब्यूशन हर साल 2.5 लाख से ज़्यादा है तो पीएफ डिपार्टमेंट 2 हिस्सों में इसको बांटेगा, एक होगा टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। अब आप ये पूरी डिटेल अपनी यूएएन नंबर के थ्रू आपके पोर्टल में जाके आप ईपीएफओ में लॉगिन करेंगे तो आपको पूरी डिटेल जानने को मिलेगी। अब एक सवाल ये आता है कि क्या हम 12% से ज़्यादा पीएफ कंट्रीब्यूशन स्कीम में जा सकते हैं? हाँ, आप ऐसा एम्प्लॉय, आप कर्मचारी, आपके पास वो एक सुविधा है कि अगर आप चाहें तो 12% से ऊपर भी आप अपना प्रोविडेंट फंड डिडक्ट करवा सकते हैं और अपनी जो निश्चित धनराशि है उसको बढ़वा सकते हैं। फायदा आपको ये रहेगा कि आपका कॉर्पस बढ़ेगा, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि आपका ये जो लिमिट है वो लिमिट 12% से ऊपर का जो लिमिट है उसमें कोई भी अपर लिमिट नहीं रखा गया है। तो ये पूरा आपके ऊपर है, नहीं कि आपके एचआर डिपार्टमेंट या आपकी कंपनी के ऊपर है कि आप अगर वॉलंटरी पीएफ जो बढ़ाना चाहते हैं उसका क्या परसेंटेज रहेगा। ये आपको व्यक्तिगत तौर पे आपको इसको नक्की करना पड़ेगा, इसको डिसाइड करना पड़ेगा। 12% के ऊपर आप जो भी पीएफ रखना चाहते हैं उसको वॉलंटरी पीएफ बोलते हैं और ये आपकी निजी या आपकी एक इच्छा शक्ति की बात है कि आप इसको करना चाहते हैं। लेकिन याद रहे कि आप 12% से ऊपर पीएफ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आपकी कंपनी के लिए जरूरी नहीं, आपके एम्प्लॉयर के लिए जरूरी नहीं कि अगर आप 12% से ऊपर पीएफ ऑप्ट करते हैं तो वो भी ज़्यादा पीएफ भरे नहीं। आपके एम्प्लॉयर 12% जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उतना ही पीएफ उसमें जमा करेंगे। तो आप इंडिविजुअली एज एन एम्प्लॉयर आप उसके परसेंटेज में बढ़ोतरी करके 12% से 15%, 20%, 30% आप नो मैक्सिमम लिमिट जा सकते हैं, जबकि आपके एम्प्लॉयर 12% ही उसके अंदर पीएफ का कंट्रीब्यूशन भुगतान करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़ों को समझना और दोनों चीज़ें बहुत ही क्लियर कट पीएफ एक्ट के अंदर डिफाइन की गई है। नाउ अब बात करते हैं कि पीएफ जब हम इसको मैनेजमेंट करते हैं पीएफ के बारे में उसको विड्रॉल की बात करते हैं या उसका ओवरऑल किस तरह से आगे लेके जाए उसकी बात। अब पीएफ विड्रॉल की बात करते हैं, एक सवाल ये आता है कि डू आई रियली नीड माई एम्प्लॉयर्स परमिशन टू विड्रॉ माई पीएफ। कहने का मतलब ये कि मुझे मेरे एम्प्लॉयर की अप्रूवल की या परमिशन की ज़रूरत है अगर मुझे मेरा पीएफ विड्रॉ करना है? जी नहीं। पीएफ के जो नए रूल्स रेगुलेशंस आए हैं उसके अंदर आपको अगर आपका पीएफ आपको विड्रॉ करना है उसमें आपके एम्प्लॉयर की बिल्कुल अप्रूवल की या परमिशन की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा सवाल हमारे मन में ये आता है कि क्या प्रोविडेंट फंड मैं अपनी रिटायरमेंट से पहले उसको विड्रॉ कर सकता हूँ? हाँ, आपके लिए ये प्रावधान है कि आप अगर रिटायरमेंट से पहले अपना प्रोविडेंट फंड विड्रॉ करना चाहते हैं तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस है, बहुत सारे आपके जो कंडीशंस हैं या ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिसके तहत आप अपना प्रोविडेंट फंड उसको पार्शियल वे में विड्रॉ कर सकते हैं और उसके बारे में हम आपको डिटेल में आगे समझाएंगे। एक सवाल ये भी आता है कि क्या एज ए कर्मचारी आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर अपना जॉब चेंज करते हैं या स्विच ओवर करते हैं? ज़्यादातर ये प्राइवेट इंडस्ट्री में होता है। गवर्नमेंट जॉब में एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती है। तो आप अगर प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और एक कंपनी से अगर दूसरी कंपनी के अंदर आप जॉब चेंज करके जाते हैं, जॉब स्विच ओवर करते हैं, उस केस में पीएफ क्या होता है, आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट के कंट्रीब्यूशन में क्या होता है, क्या बदलाव होता है। जब आप एक कंपनी से जॉब छोड़कर दूसरी कंपनी में जाते हो तो जो आउटगोइंग कंपनी है
वो आपका प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा करवाना बंद करती है, क्योंकि आपका जो लास्ट वर्किंग डे है उसी के बेसिस पे आपका जो सैलरी जो आपको डिसबर्स किया जाता है, जो आपको सैलरी मिलता है, तब तक आपका प्रोविडेंट फंड आउटगोइंग कंपनी आपकी ईपीएफ अकाउंट के अंदर जमा कराएगी। उसके बाद वो कंपनी आपकी ईपीएफ अकाउंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन, चाहे वो आपका हो या कंपनी का हो, वो जमा कराएगी नहीं। अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब नौकरी छोड़ के जाते हैं, दूसरी जगह कहीं नया नौकरी चालू करते हैं, तो आपका नया जो एम्प्लॉयर है वो आपका नया ईपीएफ अकाउंट ओपन करेंगे और उसी ईपीएफ अकाउंट में आपके न्यू एम्प्लॉयर फिर से आपको उसका ईपीएफ स्कीम का सदस्य बनाकर उस ईपीएफ में आपको जोड़ेंगे। तो ये जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने में जो आपका जो ईपीएफ का जो मैनेजमेंट है, उसके अंदर आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका यूएएन नंबर आपको याद होना चाहिए, आपका पासवर्ड है, आपका यूज़र नेम है, वो आपको याद होना चाहिए। आप अगर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जब स्विच ओवर करेंगे तो आपका यूएएन नंबर एक ही रहेगा। यूएएन नंबर आप कोई भी कितने भी बार आपका ईपीएफ अकाउंट चेंज होता है तो आपका यूएएन नंबर कभी भी चेंज होगा नहीं। यूएएन नंबर विल रिमेन ओनली वन एंड आइडेंटिकल, आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप एक कंपनी में जॉब छोड़ते हैं और दूसरी कहीं जगह आप एम्प्लॉयमेंट गेन नहीं करते, कहीं और जगह नौकरी चालू नहीं करते हैं, तो आपका जो ईपीएफ अकाउंट है उसके अंदर आपका जो भी कॉर्पस है या जो आपका धनराशि जमा हुआ है वो आपको विद इन 3 years 36 मंथ्स के अंदर आपको उसको विड्रॉ कर लेना जरूरी है। विड्रॉ करना मतलब आपको उसको आपके अकाउंट में ट्रांसफर करके ले लेना जरूरी है। अगर आप 36 मंथ्स के अंदर जॉब छोड़ने के बाद आपका पीएफ अकाउंट में से पैसे पूरा जो कॉर्पस विड्रॉ नहीं करते हैं तो उसके बाद वो इनऑपरेटिव हो जाएगा और वो आपका जो भी धनराशि उसमें जमा हुआ उसको आपको विड्रॉ करने में बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही जटिल है ना। एक कंपनी से अगर आप दूसरी कंपनी में जाते हो तो आपके 2 ईपीएफ अकाउंट होते हैं, पुराना भी होता है नया होता है, तो उसको कैसे करेंगे? उसको आपका यूएएन नंबर है उसके साथ जोड़ के पुरानी कंपनी का जो भी आपका ईपीएफ कॉर्पस है उसको नई कंपनी के ईपीएफ अकाउंट में आप उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, इसको आपको ऑनलाइन आप इसको बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। आपके एचआर डिपार्टमेंट से अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो वो भी आपको उसमें हेल्प कर देगा। और अगर आप ईपीएफओ में जाएंगे, अपना यूएएन नंबर डालेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे, तो आप पुराने ईपीएफ अकाउंट और नए ईपीएफ अकाउंट को अपने यूएएन के नंबर के थ्रू आप उसको कनेक्ट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट बना सकते हैं। दोनों धनराशि को आप जमा करके कंसोलिडेटेड कॉर्पस को एक ही अकाउंट में क्लब कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी सुविधा है आपके लिए। दूसरा एक अहम सवाल है कि क्या ईपीएफ आपका आप जब रिटायर होते हैं या 58 ईयर्स का आपका रिटायरमेंट होता है उसके बाद भी ईपीएफओ आपके अकाउंट के अंदर जो कॉर्पस है उसके अंदर आपको इंटरेस्ट मिलता है? जी नहीं। आपका अगर 58 ईयर्स का रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद आपके ईपीएफ अकाउंट में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा और आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना बंद हो जाएगा। नया कोई भी इंटरेस्ट इसके अंदर आपका एक्यूमुलेट होगा नहीं। और एक बार अगर आपका रिटायरमेंट हो जाता है 58 ईयर्स हो जाता है तो आपको 3 साल के अंदर आपका जितना भी टोटल धनराशि जमा हुआ है आपके पीएफ अकाउंट के अंदर
उसको आपको विड्रॉ कर लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर 3 साल के बाद अगर आप उसको करने जाएंगे तो उसकी जो प्रोसेस है बहुत ही जटिल है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, उसमें आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा आप याद रखिए कि आपका रिटायरमेंट हो जाता है तो 3 साल के अंदर आपका जो भी ईपीएफ अकाउंट में आपका धनराशि है उसको आप अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा के उसको सिक्योर कर ले। अब ये जो पूरा आपका पीएफ का मैनेजमेंट में आपके पास एक मास्टर की है, वो है आपका यूएएन नंबर। यूएएन नंबर से आप अपने पीएफ में कितना कॉर्पस है, कितना जमा होता है, कितना इंटरेस्ट होता है, एज ऑन डेट क्या बैलेंस है, ये सारी चीज़ें आप अपने पोर्टल में जाके उसको जब भी आप उसको देखना चाहे कि अपडेटेड मेरा स्टेटस क्या है तो उसको एक आसान तरीके से उसको आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधा है। और पिछले बहुत जब भी आप अपनी पीएफ विड्रॉल की बात करते हैं तो आपको एक डेफिनेट प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। ये प्रोसेस आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे मौके इंस्टेंसेस हैं जिसके तहत आप अपना विड्रॉल जब करने की कोशिश करते हैं तो कुछ किस्सों में वो उसको ईपीएफओ डिपार्टमेंट उसको रिजेक्ट कर देता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। उसके पीछे 3, 4 या 5 ऐसे बहुत ही जो क्रिटिकल एलिमेंट्स है, जो कारण है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहला कारण है कि आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है, जो आपने अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स आपके एचआर डिपार्टमेंट में दिया है, आपकी ईपीएफ अकाउंट के अंदर आपने जो एंट्री की है वो बैंक अकाउंट डिटेल्स करेक्ट नहीं है। बैंक अकाउंट डिटेल्स में आपका नाम का स्पेलिंग सही नहीं है। बैंक अकाउंट डिटेल के अंदर आपके जो दूसरे भी आपका जो यूएएन नंबर है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो उसके साथ लिंक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई कि आप अपना बैंक अकाउंट नंबर सही से इनपुट नहीं करते हैं, उसका जो इंफॉर्मेशन है आपके पीएफ डिपार्टमेंट में सही से नहीं देते हैं, इनकरेक्ट बैंक अकाउंट है, नाम सही नहीं है, स्पेलिंग गलत है, यूएन के साथ उसको लिंक नहीं किया गया है, वो केस के अंदर आप अगर विड्रॉल की कोई भी प्रोसेस करेंगे तो ईपीएफओ डिपार्टमेंट आपके विड्रॉल क्लेम को एक्सेप्ट करेगा नहीं, वो आपको रिजेक्ट करके फिर से वापस कर देगा। बहुत जरूरी है, इसका ध्यान रखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डेट ऑफ बर्थ सही न होना, इनकरेक्ट डेट ऑफ बर्थ। ये बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट है कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपके 2-4 डॉक्यूमेंट, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, आपके जितने भी जो पर्सनल रिकॉर्ड है उसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ एक ही होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म की तारीख आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपके एचआर डिपार्टमेंट में दिए हैं या वही डॉक्यूमेंट्स जो आपके खुद के ईपीएफओ अकाउंट के साथ में लिंक किए गए हैं तो आपका ये जो क्लेम है रिजेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर क्लेम डेट ऑफ बर्थ गलत होने के कारण ईपीएफओ रिजेक्ट करता है। बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें सावधानी की बरतने की आपको ज़रूरत है। एज एन एम्प्लॉई, कर्मचारी, आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आप जो भी इनपुट अपने एचआर डिपार्टमेंट में जमा करते हैं, देते हैं, वही इनपुट एचआर डिपार्टमेंट ईपीएफओ डिपार्टमेंट में देगा। आपका इनपुट गलत होगा, प्रोसेस गलत होगा, आउटपुट गलत होगा, और आप अगर जब भी उसको विड्रॉल करना चाहेंगे उसमें दिक्कत ये होगी, रिजेक्शन आएगा ही आएगा। एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सावधानी आपको जो बरतनी है जब भी आप विड्रॉल करते हैं कि आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका केवाईसी प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं हुआ है आपकी ईपीएफ अकाउंट के अंदर, और अगर आप कोई विड्रॉल करने का जो एप्लीकेशन करते हैं तो आपका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट होकर वापस आ जाएगा। आपका केवाईसी प्रोसेस
आपको ध्यान रखना है कि आप कंप्लीट कर ले। एक बार अगर आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है उसके बाद ही आप अपना विड्रॉल का प्रोसेस शुरू करें। हमेशा ध्यान रखें केवाईसी कंप्लीट करना इज मैंडेटरी, कंपलसरी है आपके साथ में। दूसरा है आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो आपने अपने आधार कार्ड के साथ अगर उसको आपने लिंक नहीं किया है, उस केस में भी अगर आप अपना पीएफ विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, तो ईपीएफओ डिपार्टमेंट वो ग्राउंड पे आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा। तो आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ उसको आपको लिंक करना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ भी लिंक करना बहुत ज़रूरी है। यूएएन को अगर आपने अपने आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं किया है आपके ईपीएफ अकाउंट के अंदर, या आपके यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को अगर आपने बैंक अकाउंट और आधार कार्ड दोनों में से दोनों के साथ अगर आपने इसको लिंक नहीं किया है, उस केस में भी, उस केस के अंदर भी आपका विड्रॉल का एप्लीकेशन ईपीएफओ डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देगा। आपको वो पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ेगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप जब विड्रॉल करने के लिए आप अपना फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आपका यूएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। दूसरा, आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। तीसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि आपका जो बर्थ डेट है, डेट ऑफ बर्थ, वो एकदम सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलत हुआ आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। चौथा, आपका केवाईसी प्रोसेस आपके पीएफ अकाउंट में कंप्लीट होना चाहिए। और पांचवा, फिफ्थ, आपके बैंक अकाउंट डिटेल आपके ईपीएफ अकाउंट के साथ मैच होने चाहिए। आपने जो भी अपना डिटेल्स दिया है, जैसे नेम दिया है और दूसरा जो स्पेलिंग आपके जो है, वो अगर आपके ईपीएफ अकाउंट में आपका जो मास्टर क्रिएट हुआ है उसके साथ आपकी बैंक अकाउंट डिटेल मैच नहीं होती है, तो भी आपका ये ईपीएफओ डिपार्टमेंट आपका विड्रॉल का क्लेम रिजेक्ट कर देगा, आपको वापस दे देगा और पूरी प्रोसीजर आपको फिर से करनी पड़ेगी। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके हैं। जब हम सुनते हैं, बात करते हैं, तो लगता है कि बड़ी बात नहीं है, बट ये जो 5 जो गोल्डन रूल है, उसी की वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में, ऑलमोस्ट 99% केसेस में रिजेक्शन का कारण ये 5 में से एक केस होगा, तभी आपका विड्रॉल का क्लेम आप रिजेक्ट होगा, ईपीएफओ उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज मेरा आपसे एक गुजारिश है कि आप अपनी पूरी इंफॉर्मेशन को सही दे, सही इनपुट दे। हमेशा आपको जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसको प्रॉपर वे में उसको फॉलो करें, उसको समझने की कोशिश करें। अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो आप अपने एचआर मैनेजर के पास जा सकते हैं, आप अपने एचआर ऑफिसर के पास जा सकते हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे बैठ के इस पूरी चीज़ को आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप अपना अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखिए। अगर आपने ये सारी चीज़ों को समझ लिया, आसान तरीके हैं, अपने यूएएन नंबर से आपने अपने खुद ने पोर्टल में जाके अपने ये जो प्रोसेस है उसको आप करते हैं, तो मेरा दावा है आपसे कि आपका कोई क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा और बहुत ही इजी वे में आप अपनी पीएफ का मैनेजमेंट कर पाएंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आप जब भी अपना ईपीएफओ का जो स्टेटस देखना चाहते हैं या उसको मैनेज करना चाहते हैं या उसको विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये कुछ हमने जो आपको टिप्स दी है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, उसको आप ध्यान रखेंगे तो आप उसको बहुत ही आसान तरीके से उसको विड्रॉ कर पाएंगे। आपका एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने जानने की कोशिश की है कि ईपीएफओ क्या है, आपका प्रोविडेंट फंड क्या है, ईपीएफओ का और आपके एचआर डिपार्टमेंट का
क्या कोऑर्डिनेशन होता है, आपको क्या इनपुट देने हैं, आपको क्या सावधानियां बरतनी है जिससे आप अपनी पीएफ को सही तरीके से मैनेज कर पाए, उसको विड्रॉ करना है तो उसको अच्छे से विड्रॉ कर पाए। मेरा आपसे एक दावा है कि अगर ये जो हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, उसको आप फॉलो करेंगे, तो आप अपने जो पीएफ मैनेजमेंट में जो भी आपको करना है, चाहे आपको अपने यूएएन नंबर से आपके पोर्टल में जाके अपना स्टेटस चेक करना है, आपका कितना इंटरेस्ट जमा हुआ है वो चेक करना है, या विड्रॉल की आपकी कोई भी प्रोसेस आप करते हो तो वो अच्छे से आसान तरीके से हो जाएगी और आपको कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले दूसरे वीडियोस में हम ऐसी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए जिससे आपको आसानी रहे अपने काम करने में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे ये चैनल पे नए हैं, गुरु स्कूल के बारे में आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये आज का जो टॉपिक है प्रोविडेंट फंड, इसका मैनेजमेंट, विड्रॉल, उसको समझना, रेगुलेशन करना, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया है हमने आपके लिए, तो हम ये चाहते हैं कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको भी इनका कुछ बेनिफिट मिले, इसके बारे में आप समझिए और आप अपने पीएफ को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए, विड्रॉ कर पाए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल वीडियो ऑन प्रोविडेंट फंड एंड डू लाइक माई चैनल, शेयर इट, सब्सक्राइब इट फॉर रिसीविंग more such wonderful and informative videos. Stay tuned. Thank you so much, friends.